हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर। अगर आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उम्मीद करूँगा आप उसको इसके बाद देख लोगे, या हो सके तो अभी उसको देख लो, क्योंकि वी आर ऑन अ मिशन टू मास्टर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर करने के लिए हमको एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करना है, जो कि मैंने आपके लिए बनाया हूँ, और उसको फॉलो करते हुए मुझे उम्मीद है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टरी करोगे। चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको अभी तक पता है कि बहुत सारी रिएक्शंस होती है और मैकेनिज़म्स होते हैं, ठीक है। बट वो रिएक्शंस होती कैसे हैं, उस रिएक्शन के बिहाइंड चल क्या रहा होता है, हम इस लेक्चर में उस पर फोकस करेंगे। और उसका एक बहुत अहम कंपोनेंट होता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। चलिए इसी पे बात करते हैं। व्हाट इज रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स? हमको हमेशा लगता है कि रिएक्शन जो है वो रिएजेंट के स्ट्रांग होने की वजह से या जो हमको कंडीशन गिवन होती है उसके वजह से होती है। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए, इथेनॉल जो कि हमारा अल्कोहल होता है, इथेनॉल को अगर हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हीट दे तो वो इथीन एंड हमको वाटर मॉलिक्यूल देता है। और हमको क्या लगता है कि ये रिएजेंट जो है इसकी स्ट्रांग होने की वजह से और केमिकल रिएक्शन की कंडीशन की वजह से हमको ये प्रोडक्ट मिला है। बट ऐसा नहीं होता। रिएक्शन डोंट केयर अबाउट द रिएजेंट्स, रिएक्शंस केयर अबाउट द स्टेबिलिटी। यस, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि यूनिवर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी। यूनिवर्स में हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है, वैसे ही हमारे केमिकल रिएक्शंस भी स्टेबल होना चाहते हैं। और इस लेक्चर में हम उसी पे बात करेंगे। चलिए वापस आते हैं। हमको देखना है कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते क्या है, ठीक है। अभी हमको एक मिसकंसेप्शन थी कि रिएक्शंस जो है वो रिएजेंट के स्ट्रांग होने या कंडीशन या गिवन कंडीशन की वजह से होती है। बट बिलीव मी, रिएक्शन उसकी वजह से नहीं होती। रिएक्शंस होती है स्टेबिलिटी के लिए, और वो स्टेबिलिटी के बीच में एक स्टेप आती है, और वो स्टेप उसे कहते हैं हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। हमारी जो रिएक्शन होती है उससे हमें प्रोडक्ट मिलता है, बट उसके बीच में एक मैजिक होता है। और ये मैजिक क्या होता है? ये मैजिक होता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। और हम आज इसी पे बात करेंगे। आपके 11th 12th नीट जेई जितने भी आप रिएक्शंस पढ़ोगे, अगर आपका ये लेक्चर आपका पक्का हो गया और ये कंसेप्ट आपका पक्का हो गया, बिलीव कीजिए आप हर क्वेश्चन को समझ के बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने की ताकत रखोगे। चलिए, व्हाट एग्जैक्टली द रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली इज द रिएक्टिव इंटरमीडिएट इट इज, ठीक है। यू कैन आइसोलेट द कार्बोकेटायन, कैन यू आइसोलेट द कार्बोकेटायन इनटू एंड कीप इट इनटू योर शेल्फ। ये मेरे आपको क्वेश्चन है कि मुझे आप ये क्वेश्चन आपसे कहना चाहता हूँ कि कैन यू आइसोलेट द कार्बोकेटायन एंड कीप इट इनटू योर शेल्फ। ये रिएक्शन का मैं भी आंसर नहीं दूंगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। जब जैसे हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे इसका आंसर आप खुद ब खुद दोगे। वैसे जिन बच्चों को कार्बोकेटायन के बारे में पता है वो अभी भी आंसर दे सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप अपने पास रखिए और इसको आप खुद ब खुद बाद में इस लेक्चर के बाद आंसर कीजिएगा। चलिए, अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज नॉट अ प्रोडक्ट। हमने देखा कि रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, और उसके बीच में जो कुछ होता है वहाँ पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनते हैं। और रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या होता है? वो प्रोडक्ट नहीं होता, वो स्टेबल भी नहीं होता, इज नॉट स्टेबल। वो एग्जिस्ट करता है फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, वो बनता है और जल्दी ही बदल जाता है, वो बहुत देर के लिए स्टेबल नहीं होता। बट डिसाइड्स द इंटायर रिएक्शन पाथ। रिएक्टिव इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं होता, रिएक्टेंट भी नहीं होता, बट वो रिएक्शन का जो डायरेक्शन है, उसका पाथ जो है उसको डिसाइड करता है। वो कैसे? हम आगे जानेंगे। इट इज द इनविजिबल फोर्स दैट यू कैन नॉट सी बट द रिएक्शन ओबेज इट। ये एक इनविजिबल फोर्स की तरह है जिसको हम देख तो नहीं पाते, बट इसका होना एक रिएक्शन इसके होने से ओबे करती है, मतलब इसके होने की वजह से रिएक्शंस चलती है। चलिए वो कैसे होता है देखते हैं। द रिएक्शन ऑलवेज फॉलो द पाथ विच फॉर्म्स मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। मैंने अभी आपको कहा कि यूनिवर्स हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी को फॉलो करता है, उसी तरीके से हमारा इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उसी डायरेक्शन में चलेगी। इन नीट लेवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी डील विथ 3 सच डिसीजन मेकर्स। इन नीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम ऐसे 3
और डिसीजन मेकर्स की बात करते हैं, और वो 3 डिसीजन मेकर्स क्या है हम आगे पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले देखा कि इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट और स्टेबिलिटी क्या होता है। रिएक्शन स्टेबिलिटी को फॉलो करेगी और उसके बीच में हमको इंटरमीडिएट मिलेगा, ठीक है। और नीट के केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमको ऐसे 3 इंटरमीडिएट पे बात करना होता है। पहला होता है कार्बोकेटायन, दूसरा होता है कार्बोएनायन, एंड थर्ड इज फ्री रेडिकल। इसका ओके हम इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, मैं इसको कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन एंड फ्री रेडिकल कहता हूँ, ठीक है। आपका इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है, बट कंसेप्ट सेम और यूनिवर्सल होना चाहिए, वो ज़रूरी है, ठीक है। टुडे वी विल स्टडी हाउ दे फॉर्म, वी विल स्टडी हाउ दे थिंक। रिएक्शंस में जो इंटरमीडिएट होते हैं, कॉमनली हमको नीट में 3 ही पढ़ना है अभी, और वो 3 ही इस तरीके से होंगे कि हमारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके अराउंड रिवॉल्व करेगा। उन तीनों के होने की वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस होगी, और ये 3 होते क्या है हम ये पढ़ेंगे, और ये 3 सोचते कैसे हैं, इनका लैंग्वेज क्या होता है कम्युनिकेट करने का, और ये कि होते क्या है, इनके होने से इनका होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो चलिए इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कार्बोकेटायन की। कार्बोकेटायन, व्हाट डज द वर्ड इटसेल्फ टेल अस? कार्बोकेटायन, ओके, कार्बो मीन्स कार्बन, कार्बो मीन्स कार्बन, केटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। ये केमिस्ट्री का वर्ड है, इसको कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। केटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, कार्बो मीन्स कार्बन, सो कार्बोकेटायन मीन्स कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज। यस, पॉजिटिव चार्ज मीन्स, सोचिए थोड़ा, वीडियो पॉज कीजिए। ओके, सोच लिया? मैं आपको कहता हूं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हम डिफाइन कैसे करते हैं किसी आइटम पे, सोचिए। हाँ, इलेक्ट्रॉन के होने ना होने से। इलेक्ट्रॉन ही हमारा नेगेटिव चार्ज को होल्ड करता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन अब्सेंस होगा की एब्सेंस होगी तो पॉजिटिव चार्ज। सो हम कह सकते हैं कि कार्बोकेटायन में ऐसा होता है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं होता है, कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो उसको कहेंगे हम कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन विद पॉजिटिव चार्ज। ये मैंने ब्लैंक स्पेस इसलिए छोड़ा था ताकि आप इसमें कुछ समझ पाओ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सो इट्स बेसिक नेचर इज सिंपल। अब देखते हैं कार्बोकेटायन का बेसिक नेचर क्या होता है। इट फील्स अनकंफर्टेबल, उसका पास अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो अनकंफर्टेबल फील होता है, अनकंफर्टेबल फील करता है, और वो इलेक्ट्रॉन को चाहता है। इट वांट्स इलेक्ट्रॉन कि उसके पास आए। वो क्यों? क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। आपके पास पैसे हैं, वो मैं आपसे छीन लूँ और आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप अनस्टेबल हो जाओगे, और आप चाहोगे कि आपको पैसे मिले, ठीक है। उसी तरीके से केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन इज द करेंसी ऑफ एटम्स। अगर उनके पास वो ना हो तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं, और अगर ज़्यादा हो तो भी वो अनस्टेबल हो जाते हैं। उसको हम आगे पढ़ेंगे, उसको कार्बेनियन में पढ़ेंगे हम, ठीक है। एनीथिंग दैट गिव्स इलेक्ट्रॉन विल स्टेबलाइज इट। ऐसा जो भी एटम जो इलेक्ट्रॉन देगा वो इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर दिस फीलिंग। व्हाट फीलिंग? इलेक्ट्रॉन हंगर। हमारे कार्बन को इलेक्ट्रॉन हंगर होता है जब वो कार्बोकेटायन के फॉर्म में होता है। हमने देखा अभी कार्बोकेटायन मीन्स कार्बोकेटायंस में कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव चार्ज में है तो वो इलेक्ट्रॉन की हंगर में होता है, वो चाहता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन आए और वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। ये इस बात को ध्यान रखिएगा। दिस फीलिंग एक्सप्लेन्स एवरीथिंग लेटर। ये जो कार्बन की हंगर फीलिंग है इलेक्ट्रॉन के लिए कार्बोकेटायन के फॉर्म में होने के बाद, ये आपको बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगी बाद में, ठीक है। कार्बोकेटायन के लिए इतना ही। हम अभी कार्बेनियन पे बात करते हैं। कार्बेनियन क्या होता है? सिंपल, अभी हमने जो पढ़ा वैसे ही। इट हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव एंड इट हैज़ एक्सेस इलेक्ट्रॉन। कार्बोकेटायन सेम होता है कार्बेनियन सेम होता है कार्बोकेटायन की तरह, बट अपोजिट। कार्बोकेटायन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और हमारे कार्बेनियन के पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसलिए वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, इसलिए उसको कार्बेनियन कहते हैं, ठीक है। इट हैज़ नेगेटिव चार्ज मीन्स इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बोनियन इज इलेक्ट्रॉन रिच। इस पे ध्यान रखिएगा कि कार्बेनियन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इसी पे हमको आगे जितने भी रिएक्शंस होगी, आगे आपके हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स, अल्कोहल्स एंड फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड वगैरह, ये बहुत आगे नीट का और जेई का
11th-12th का बहुत सा सिलेबस, और मैंने ही जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिजाइन किया हो उसमें भी बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस है जो आपको इस बेसिक प्रिंसिपल को याद रखने के बाद बहुत ईजी लगने लगेगी। ठीक है, देयरफॉर अब ठीक है, उसके पास कार्बन, उसके पास इलेक्ट्रॉन है अपने इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से वो निगेटिवली चार्ज है। तो देयरफॉर इट्स ऑलरेडी हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स, मेनी इलेक्ट्रॉन्स। इट प्रीफर्स दैट कि कोई उससे इलेक्ट्रॉन पुल करे। क्या वो चाहता है कि उससे कोई इलेक्ट्रॉन पुल करे। अगेन यू नो प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी, सब स्टेबल होना चाहते हैं। इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो वो चाहता है कि कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो चाहता है कि कोई इससे इलेक्ट्रॉन पुल करे। हमारे पास कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, तो वो चाहता था कि उसको कोई इलेक्ट्रॉन दे। इमेजिन करो अगर दोनों को हम साथ में रख दे तो यस, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा और वो दोनों स्टेबलाइज हो जाएंगे। और आप बहुत अहम चीज को पकड़ा है आपने। इसी बेस पे हमारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काम करता है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमको पता चलेगा कि इसी लेन देन, इसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन को सेंटर में रखते हुए चल रहा है। मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। हम आराम आराम बढ़ेंगे बट स्टेबली डेली बढ़ेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जीरो से मास्टरी हासिल करके रहेंगे। चलिए देखते हैं। कार्बोकेटाइन वांट्स सपोर्ट। What form of support? It wants electron. So carbocation wants support. However, carbanion wants relief. Support क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके पास इसको रिलीफ क्यों चाहिए? क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये देना चाहता है, वो लेना चाहता है। ठीक है, अब ये दोनों हुआ। अब हमारा थर्ड फ्री रेडिकल। हमने अभी कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन देखा, अब हमें देखना है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखेंगे हम फ्री रेडिकल होता क्या है। सबसे पहली बात मुझे एक जान लीजिए कि फ्री रेडिकल के बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है बच्चों में, स्टूडेंट्स में, कि वो सोचते हैं कि कार्बोकेटाइन ये इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिवली चार्ज होगा, बट ऐसा नहीं है। ये फ्री रेडिकल जो है वो उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो निगेटिवली चार्ज होगा, बट ऐसा नहीं है। फ्री रेडिकल जो है वो ना पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता है ना नेगेटिव चार्ज होल्ड करता है, वो बस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जिस एटम पे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूट्रल होगा, उसका कोई चार्ज नहीं होगा, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बन पे अगर फ्री रेडिकल हो तो कार्बन का फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल, नाइट्रोजन का फ्री रेडिकल, ये चारों भी अगर फ्री रेडिकल के साथ है तो चारों भी न्यूट्रल होगी, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, देयरफॉर इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? इट इज न्यूट्रल। इसको याद रखिएगा, क्या? इट इज न्यूट्रल। ठीक है, बट इट इज इनकम्प्लीट। वो इनकम्प्लीट होता है इसलिए वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि वो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। और इस बात पे ध्यान रखिएगा कि एटम्स कभी नहीं चाहते कि उनका इलेक्ट्रॉन लोनलीनेस में हो और सिर्फ उनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो। वो हमेशा चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन मैं या किसी को दे दूं या किसी से ले लूं, बस इसको मैं स्टेबल करना चाहता हूं। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी अगेन। ठीक है, मैं बार बार कहता रहूंगा प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी, क्योंकि इसके बेसिस पे ही पूरी केमिस्ट्री चल रही है। मैं चाहता हूं कि आपके ब्रेन में कनेक्शंस बने, न्यूरल कनेक्शंस बने, उससे आप देख पाए कि रिएक्शंस होती कैसे है। ठीक है, और नीट के स्टूडेंट्स के लिए ध्यान रखिएगा, मैं अगेन कह रहा हूं रेडिकल इज नॉट अ चार्ज पार्टिकल। ये आपको नीट के पीवाईक्यू में मैं जिस तरीके से आगे पढ़ाऊंगा उसमें समझ में आएगा आपको कि रेडिकल को चार्ज पार्टिकल ना समझने की वजह से, चार्ज पार्टिकल समझने की वजह से रिएक्शंस हमारी गलत होती है। ठीक है, अब इसको ध्यान रखिए कि रेडिकल इज नॉट अ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब द कोर लॉजिक। हमने कार्बोकेटाइन तो पढ़ा, हमने कार्बनियन पढ़ा, फिर रेडिकल पढ़ा। अब देखते हैं हमने पढ़ा क्यों, उसका कोर लॉजिक क्या है। मैं और बात कर रहा हूँ स्टेबिलिटी की। कार्बोकेटाइन के बारे में बात करते हैं पहले। फॉर कार्बोकेटाइन देखिए, अगर कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड हो तो उसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं। अगर कार्बन दो कार्बन से अटैच्ड हो, ये दो कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड है तो इस कार्बन को सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। एक कार्बन तीन कार्बन से अटैच हो तो उसको टर्शियरी कार्बन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने नंबर ऑफ कार्बन उस पर अटैच्ड है। ठीक है, अब हमको देखना है कि इसमें स्टेबल क्या होगा। आप लॉजिक लगाइए कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाऊं मैं अगर इस पे, तो ये स्टेबल होगा या ये स्टेबल होगा या ये स्टेबल होगा। बताइए कौन सा स्टेबल होगा। 1 मिनट 5 सेकंड के लिए पॉज कीजिए वीडियो को और सोचिए। सोच लिया? ठीक है, here those carbon which are surrounded by other carbon will receive more electron support.
ठीक है, हमको अभी पता चला कि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन सपोर्ट करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन, हाँ ये मैंने आपको शायद बताया नहीं हूँ। हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह वगैरह जो आगे पढ़ेंगे उसमें से एक बात ध्यान रख लीजिए कि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करने की कोशिश करता है, वो दूसरों को कार्बन डोनेट करने की कोशिश करता है, ये कार्बन की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप की स्पेशली कार्बन को उसको रिलेट किया जाता है, उसका कंफ्यूजन है, मैं आपको उसका ठीक कर दूंगा, उसका टेंशन ना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो और वो सराउंडेड हो अदर कार्बन से, तो जितना ज़्यादा कार्बन अटैच्ड हो गए वो उतना ज़्यादा उस पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक दूसरे पे। ठीक है, अगर आप पे 100 रुपये उधार, 500 रुपये उधार है तो वो ज़्यादा भारी लगेगा आपको। बट आपके अगर 5 दोस्त हैं और सब ने 100 रुपये अपने पे उधार ले लिया आपके 500 हटा के, तो सब पे अब 100 रुपये उधार हो गया। वो ज़्यादा आसान हुआ या 500 रुपये आप पे उधार रखना आसान हुआ? ऑब्वियसली अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वो स्टेबल होगा, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, इस पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोर सराउंडिंग कार्बन मीन्स मोर इलेक्ट्रॉन फॉर डोनेशन, देयरफॉर मोर स्टेबिलिटी। इसको याद रखिएगा, मोर सराउंडिंग कार्बन, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेशन, मोर स्टेबल। ठीक है, देयरफॉर स्टेबिलिटी कैसी होगी? हमारा जो टर्शियरी कार्बन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद हमारा सेकेंडरी और प्राइमरी, सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा? टर्शियरी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये तीनों कार्बन शेयर कर ले रहे हैं आपस में, उससे कम ये, उससे कम ये। ठीक है, अब देखते हैं हम कार्बेनियन के लिए। सेम स्ट्रक्चरल चेंज बट अपोजिट इफेक्ट। इसमें भी सेम स्ट्रक्चर होता है ऐसे ही, बस यहां पे निगेटिवली चार्ज आ जाएगा कार्बेनियन के केस में, बट डिफरेंट होता है। सीरी ऑन हो गया तब, पता नहीं, चलिए ठीक है। तो कार्बेनियन के लिए क्या होता है? यहां पे उसके इलेक्ट्रॉन, कार्बन पे अगर निगेटिवली चार्ज होगा तो कार्बन ऑलरेडी उस पर निगेटिवली चार्ज है, तो कार्बन उसको और इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो और ज्यादा अनस्टेबल होगा। इमेजिन कीजिए कार्बन है बीच में, उसके सराउंडिंग में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 और कार्बन है, तो वो उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। वो पहले ही तो बहुत कार्बन है भाई उसके पास, उसको और इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो तो अनस्टेबल हो जाएगा। और हमने देखा है प्रिंसिपल स्टेबिलिटी में, जहां पे स्टेबल नहीं होगा वो बिल्कुल भी ऑकर नहीं होगा, तो वो अनस्टेबल होगा। और सेकेंडरी में देखें तो उसको 2 कार्बन शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो उससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा टर्शियरी से। और प्राइमरी में तो कोई कार्बन है ही नहीं आसपास, सिर्फ बीच में सेकेंडरी में 2 और प्राइमरी में सिर्फ एक ही कार्बन है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि कोई उसको कार्बन दे नहीं रहा है, वो अकेला है, नेगेटिवली चार्ज को बियर कर लेगा। ठीक है, इसका स्टेबिलिटी कैसा होता है? प्राइमरी ज्यादा स्टेबल, सेकेंडरी उससे कम स्टेबल, टर्शियरी सबसे कम स्टेबल। दिस इज वेयर, सीरी बार बार ऑन हो जा रहा है, दिस इज वेयर नीट स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स। इस पे ध्यान रखिएगा। कार्बोकेटाइन में क्या होता है? टर्शियरी मोर स्टेबल, सेकेंडरी उससे कम स्टेबल, प्राइमरी सबसे कम स्टेबल। बट कार्बेनियन में क्या होता है? प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल, सेकेंडरी उससे कम स्टेबल, टर्शियरी उससे कम स्टेबल। ये हम SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म जब हेलो अल्केन्स में पढ़ेंगे, ये आपको वहां पे बहुत काम देगा। और आगे भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो एडवांस लेवल की रिएक्शन होंगी, उसमें भी ये सब आपको काम देगा। ठीक है, अब देखते हैं फ्री रेडिकल। मोस्टली फ्री रेडिकल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करना चाहता है, वो जल्दी से बॉन्ड बनाना चाहता है, तो वो कार्बोकेटाइन की तरह स्टेबिलिटी शो करता है। टर्शियरी फर्स्ट, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी सबसे कम। ठीक है, पता नहीं सीरी क्यों ऑन हो जा रहा है बार बार। ठीक है, टर्शियरी सबसे टर्शियरी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी सबसे कम। इन व्हाट? फ्री रेडिकल्स। और इन कार्बोकेटाइन सेम, बट इन कार्बेनियन अपोजिट। टर्शियरी सबसे अनस्टेबल, सेकेंडरी उससे ज्यादा स्टेबल, प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल। इसको ध्यान में रखिएगा। ये हो गए हमारे 3 प्रिंसिपल्स। अब हमको देखना है रेजोनेंस। यहां से होता है सही नीट शुरू। ठीक है, ये आज के लिए बस इस पर थोड़ा एम्फेसिस दूंगा, कल के लेक्चर से हम थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। रेजोनेंस क्या होता है? इफ चार्ज और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन स्प्रेड ओवर मोर एटम्स इट फील्स लेस प्रेशर। अगर ज़्यादा हम चार्ज को ज़्यादा एटम्स पे स्प्रेड कर देंगे, अभी मैंने आपको 500 रुपये उधार का एग्जाम्पल बताया, अगर हम चार्ज को ज़्यादा स्प्रेड कर देंगे तो वो स्टेबल होता है, और इसी को रेजोनेंस कहते हैं। दिस स्प्रेडिंग इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। कोई बड़ी खीर नहीं है, नॉर्मल चार्ज का जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा उसी को हम
रेजोनेंस कहते हैं, और इसके स्प्रेडिंग जो स्प्रेड होता है उसको डीलोकलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, डीलोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन मतलब लोकल मतलब एक जगह, डीलोकल मतलब एक स्पेसिफिक जगह से बाहर। सो डीलोकलाइजेशन मतलब जो कि लोकल नहीं है, मतलब पूरा उसके सराउंडिंग में या फिर उससे दूर, किसी चीज से दूर। ठीक है, डीलोकलाइजेशन इंक्रीज स्टेबिलिटी फॉर ऑल थ्री कार्बोकैटायन, कार्बोनियन एंड फ्री रेडिकल। अगर उसमें डीलोकलाइजेशन होगा तो वो तीनों भी स्टेबल होंगे। कैसे? सिंपल है, उन पे चार्ज आ रहा है और फॉर फ्री रेडिकल चार्ज नहीं आ रहा है, बट फिर भी अगर वो डीलोकलाइज हो रहा है तो उसको अकेले को तो बियर नहीं करना पड़ रहा है ना, वो फ्री रेडिकल को, वो दूसरे को बांटेगा तो सब मिलजुल के उसका बोझ उठा लेंगे। ठीक है, देखेंगे इफ रिएक्शन हैज टू डिफरेंट पाथ्स इट डज नॉट चूज रैंडमली। अब चलिए देखिए, हमने ये देखिए इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। अब अगर रिएक्शंस के पास दो पाथ हैं तो वो रैंडमली चूज नहीं करता है कि उसको कहां जाना है, वो चूज करता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल और मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट कौन फॉर्म कर रहा है। जो भी डायरेक्शन मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा रिएक्शन उसकी तरफ चलेगा। ठीक है, दिस सिंगल आइडिया के रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिस तरफ मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है, ये आइडिया हमारा डिसाइड करता है कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा। ये आपको अभी एब्स्ट्रैक्ट सा लगे, बट इसको आप बस ध्यान में रखिए, मैं आपका बेस बना रहा हूं। थोड़ा थोड़ा करके बेस जब बढ़ेगा और आप रेगुलरली इसको फॉलो करोगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मेजर और माइनर प्रोडक्ट कैसे बनता है ये डिसाइड करता है हमारा रिएक्शन स्टेबिलिटी। रिएक्शन का डायरेक्शन वो भी हमारा यही डिसाइड करता है मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा होता है। और हमारा फ्यूचर के मेनी फ्यूचर क्वेश्चंस बहुत से होते हैं केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रिएक्शन से लेके, वो सब डिसाइड किसके बेसिस पे होते हैं, वो हमारे इंटरमीडिएट के बेसिस पे होते हैं। ये लेक्चर मोस्टली इंटरमीडिएट के अराउंड ही था, इस पर मैंने बस आपको चाहा कि आप इसका क्लियर आइडिया आपको आ जाए। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि व्हेनेवर यू सी द रिएक्शन, आप जो भी रिएक्शन देखें तो आई वॉन्ट यू टू आस्क अ क्वेश्चन विच इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल। ये आपका होमवर्क है। आप इसको चलते फिरते जब भी पढ़ाई करते हुए कुछ भी रिएक्शन दिखे तो आप 1 मिनट होल्ड कीजिए, शांति से उसको देखिए। ओके, आई एम सीइंग दिस रिएक्शन, ओके, यहाँ ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, हाँ, अब इसमें इंटरमीडिएट क्या होगा, ये मैं चाहता हूँ कि आप इस पर ध्यान दें। आप जैसे इस पर ध्यान दोगे तो आपको खुद ब खुद रिएक्शन समझ में आने लग जाएगी। भले ही पूरी तरीके से ना आए, बट आपको आइडिया आना शुरू हो जाएगा कि रिएक्शंस क्यों इस तरफ जा रही है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा बेहतरीन कैसे होता है पता है? जब हम सोचना शुरू करते हैं इन मैकेनिज्म्स, हम कनेक्शंस बनाना शुरू करते हैं कि इंटरमीडिएट्स, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, रिएजेंट्स, इन सब के बीच में जब हम कनेक्शंस बनाना शुरू कर देंगे, ऑन दैट मोमेंट आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फटाक से रिकैप करते हैं कि हमने आज पढ़ा क्या। हमने सबसे पहले पढ़ा कि इंटरमीडिएट्स क्या होता है। हमने देखा कि रिएक्शन जो है वो रिएजेंट और कंडीशन की वजह से नहीं, इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी की वजह से होती है। स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए होती है, और वो हमको इंटरमीडिएट से मिलता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि इंटरमीडिएट क्या होता है, वो प्रोडक्ट नहीं होता, स्टेबल नहीं होता, बट वो रिएक्शन को डिसाइड करता है, रिएक्शन किस तरफ होगी। फिर हमने देखा कि हमारे नीट में 11th-12th में ये 3 तरह के इंटरमीडिएट होते हैं। फर्स्ट कार्बोकेटायन, कार्बोनियन एंड फ्री रेडिकल। फिर हमने देखा कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बोनियन क्या होता है। देन फिर हमने देखा फ्री रेडिकल क्या होता है। फ्री रेडिकल चार्ज पार्टिकल नहीं होता, ठीक है ना, न्यूट्रल होता है। फिर हमने देखा कि द कोर लॉजिक, कार्बोकेटायन स्टेबलाइज की स्टेबिलिटी क्या होती है, जो कि टर्शियरी सबसे कम, सेकेंडरी सबसे ज़्यादा, प्राइमरी सबसे ज़्यादा, टर्शियरी सबसे कम, सेकेंडरी उससे ज़्यादा, प्राइमरी सबसे ज़्यादा। कार्बोनियन अपोजिट, प्राइमरी सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा स्टेबल, सेकेंडरी उससे कम, टर्शियरी सबसे कम। ठीक है, फिर हमने देखा फ्री रेडिकल का कार्बोकेटायन की तरह है। फिर हमने एक ही आज देखा रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एटसेट्रा, वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, हमने देखा रेजोनेंस क्या होता है, जितना हम किसी चार्ज को स्प्रेड कर देंगे एटम्स के बीच में, हमारा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा और वो प्रेशर जो होगा एक एटम का वो रिड्यूस हो जाएगा, और इस स्प्रेडिंग को रेजोनेंस कहते हैं, और जो जिस मैनर में होता है उसको डीलोकलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये जो आइडिया है हमारा कि मोस्ट स्टेबल डायरेक्शन की तरफ हमारी रिएक्शन जाती है, वो कोर आइडिया है। ठीक है, और हमने देखा मैंने एक क्वेश्चन कहा आपको, एक होमवर्क दिया कि जब भी आप रिएक्शन को देखो तो इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हो रहा है उसको देखो। आज के लिए इतना ही, हम आगे कल के लेक्चर में इससे ज़्यादा
इससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स जाते हुए, बट विथ क्वालिटी मेंटेन। बाय।